Hello students, how are you all? Hope you are all well at home. And this is Ravinder Kaur and I am your business teacher. So today we are going to discuss about the commerce. In previous classes, we had discussed about the classification of business activity, and in the previous lecture we have discussed about the industries and various types of industry. But now in this lecture we are going to discuss about the commerce. So let us start. Okay, in commerce are divided into two types of activity, like trade and auxiliaries to trade. What is meaning of commerce? Commerce includes two types of activity, that is trade and auxiliaries to trade. And buying and selling of goods is termed as trade. ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. हमने गुड्स को परचेज किया, फिर हमने उसको सेल आउट किया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड. But there are lot of activities that are required to facilitate the purchase and sale of goods. These are called services or auxiliaries to trade. भाई हमने पहले परचेज किया फिर सेल आउट किया, लेकिन हमको इस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भी हमको इसको पहुंचाना पड़ता है. कई बार we have to transfer our goods from one place to another place. So that is we will transfer with the help of auxiliaries to trade, and include transport, banking, insurance. This all further divided into transportation, warehousing, insurance, banking and finance, and the last is advertising. Okay, commerce therefore includes both buying and selling of goods, that is trade, as well as auxiliaries such as transport, banking, etc. इसलिए कॉमर्स में क्या होता है, पहले हम परचेज एंड सेल आउट करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं. उसके बाद इन गुड्स को अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हमें इंक्लूड करना पड़ता है. सो दैट विल ऑल इंक्लूड इन द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर. जो कॉमर्स होता है इसमें ये क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. सिर्फ कॉमर्स के थ्रू ही क्या होता है, हमारा एक तरीके से फ्री फ्लो हो पाता है गुड्स एंड सर्विसेज का. लाइक सपोज अगर हम लोग सिर्फ परचेज करते जाएं या सिर्फ हम उसको सेल आउट करते जाएं, तो इससे क्या होगा, मतलब एक तरीके से अगर मान लीजिए अगर हमको गुड्स को एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचाना है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना है, तो हम उसको कैसे पहुंचाएंगे? हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, तभी हमारा गुड्स क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो पाएगा. लाइक कॉमर्स के थ्रू हमारा क्या होता है, फ्री फ्लो हो पाता है गुड्स एंड सर्विसेज का. Thus, all activities involving the removal of hindrances. What is the meaning of hindrances? रुकावट होना. कोई भी अगर हमें गुड्स को ट्रांसफर करने में कोई भी रुकावट होती है, कोई भी हमको प्रॉब्लम होती है, दैट विल सॉल्व थ्रू दी कॉमर्स और आइदर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स. द हिंड्रेंसेस मे बी इन द रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एक्सेट्रा. The hindrances of person removed by trade. भाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, एक सेलर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बार बार गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक अपने आप जाकर पहुंचा सके. इट विल नॉट पॉसिबल फॉर दी सेलर. सो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू वो क्या करता है, अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है. This will discuss in the later in this chapter. We will discuss in detail. Okay. And thereby making goods available to the consumer from the possession or ownership producers. Transport remove the hindrances placed the moving goods from the places of production to the market for sale. Storage and warehousing actively remove the hindrances of time by facilitating holding of stock of goods held stock to be sold as and when required. भाई जरूरी नहीं है कि अगर हमने अभी इतने गुड्स का प्रोडक्शन किया और अभी के अभी पूरा का पूरा गुड्स सेल आउट हो जाए, तो उस टाइम के लिए हमको गुड्स को कहाँ पे रखना पड़ता है, अपने वेयर हाउसेस में रखना पड़ता है, अपने गोडाउन में रखना पड़ता है. ओके, गुड्स हेल्प इन स्टॉक एज वेल एज
Goods in course of transport are subject to the risk of loss or damage due to theft, fire, accident. कई बार क्या होता है, हमने वेयर हाउसेस में अपने गुड्स को रखा, कई बार वहाँ पे आग लग गई या चोरी हो गई या कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए हमको उसके लिए क्या कराना पड़ता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है गुड्स का. ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी रिस्क प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस ऑफ गुड्स. Capital required to undertake the above activities is provided by banking and financing institution. देखो क्या होता है, एक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी सारी कैपिटल एक साथ लगा सके. तो कई बार क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं आइदर वो बैंक से लोन लेते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके वो मनी वहाँ से क्या करते हैं, एक तरीके से एडवांस लेते हैं, एक तरीके से लोन लेते हैं. एडवर्टाइजिंग make it possible for producers and traders to inform consumers about the goods and services available in the market. भाई कोई भी नया गुड्स हमारे मार्केट में आता है तो हमें किसके थ्रू पता चलता है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, कि हाँ भाई गुड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसकी कितनी वैल्यूबल है मार्केट में, कितनी इसकी रीजनेबल प्राइस है, सब कुछ हमें किससे पता चलता है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू. ओके, hence consumer is said to consist of activities of removing the hindrances of person, place, time, risk, finance and information in the process of exchange of goods and services. उसके बाद आता है ट्रेड. ट्रेड में हमने अभी समझा है ट्रेड बेसिकली क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूजर्स. ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होता है ट्रेड का, भाई गुड्स को पहले प्रोड्यूस करना, फिर उसके बाद उसको सेल आउट करना और एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक उस गुड्स को पहुंचाना. एक हम किस में देखते हैं, ट्रेड में देखते हैं. ठीक है, these days goods are produced on a large scale and it is difficult for the producers to themselves reach individual buyers for sale of their products. भाई अभी मान लीजिए आप किसी बिजनेसमैन को लार्ज स्केल पे गुड्स चाहिए, तो हमारे लिए एक सेलर के लिए इम्पॉसिबल है कि खुद से जाके उस गुड्स को प्रोवाइड कर सके. तो इसलिए वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन दीज गुड्स विल रीच टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. ओके, और आइदर दी रिटेलर्स के पास चला जाता है. ठीक है, अब ये ट्रेड है, अगेन इसको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. अब इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल डोमेस्टिक और होम trade is concerned with buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country. भाई एक कंट्री के अंदर ही हम अगर अलग अलग जगह पे गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा कहलाता है इंटरनल ट्रेड. ठीक है, इसको हम डोमेस्टिक भी कहते हैं और इसको हम होम ट्रेड भी कहते हैं. ठीक है, और फिर आता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड. This may further be divided into wholesale and retail. Again, internal trade को wholesale और retail trade में भी divide किया गया है. ठीक है, when goods are purchased and sold in bulk, it is known as wholesale trade. wholesale हम लोग सब जानते हैं, जब हम गुड्स को बहुत सारी क्वांटिटी में परचेज करके लेकर आते हैं तो वो कहलाता है हमारा wholesale trade. ठीक है, when goods are purchased and sold in comparatively smaller quantities for final consumption, it is referred to as a retail trade. जब इसको हम थोड़ी स्मॉलर क्वांटिटीज में लेकर के आते हैं तो हमारा कहलाता है रिटेल ट्रेड. आप खुद भी जानते हैं, जब एक रिटेलर जो होता है, एक शॉपकीपर जो होता है, वो बहुत सारी क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करके लेकर आता है, तो वो कहाँ से लेकर आता है, होलसेलर मार्केट से लेकर आता है. और हम लोग क्या करते हैं, उसको हम स्मॉलर क्वांटिटीज में जाकर के परचेज करते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं. इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है एक्सटर्नल, or we can say foreign trade also, consists of the exchange of goods and services between person or organization operating in two or more countries. ठीक है, तो हमारे गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके सेल आउट हो रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी कंट्री में जाकर ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. इफ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री, it is called if goods are purchased from another country, it is called import trade. अब इसके भी 3 में क्लासिफाइड हो गए हैं, import, export and entry port. जब हम किसी अनदर कंट्री से गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, अगर हम गुड्स दुबई से मंगवा रहे हैं
दुबई से हम किसी पर्टिकुलर कंट्री से मंगवा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इट इम्पोर्ट। जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज कर रही है तो होगा इम्पोर्ट, ठीक है। एंड इफ दे आर सोल्ड टू अनदर कंट्री इट इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। जब हमारी कंट्री से गुड्स दूसरी कंट्री में जा रहा है तो वो कहलाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड, ओके। एंड व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट। जब हम पहले गुड्स को दूसरी कंट्री से खरीदते हैं फिर उस गुड्स को हम क्या करते हैं दूसरी कंट्री में सप्लाई कर देते हैं, वो कहलाता है एंट्री पोर्ट। इज दैट क्लियर? अब आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हमने पहले भी डिस्कस किया था भाई गुड्स को परचेज करना, सेल आउट करना ही हमारे लिए एक तरीके से काम हमारा बिजनेसमैन का खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि इन गुड्स को पर्टिकुलर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भी हमें पहुंचाना पड़ता है। वी हैव टू ट्रांसफर अवर गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वी कैन ट्रांसफर इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहला आता है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड जनरली टेकन इन पर्टिकुलर लोकेशन, फॉर इंस्टेंस टी इज मेनली प्रोड्यूस इन असम, कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, जूट इन वेस्ट बंगाल and Maharashtra and so on. But these goods are required for consumption in different parts of the country. The obstacle of place is removed by transport through road, rail और coastal shipping. भाई हमने पढ़ा है कि भाई जो टी है असम में प्रोड्यूस की जाती है, कॉटन गुजरात और महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किया जाता है, शुगर जो है यूपी बिहार एंड महाराष्ट्र में प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सब क्या है, अब हमको वहाँ से शुगर को, वहाँ से हमें कॉटन को, वहाँ से हमें टी को परचेज करना है, तो किसके थ्रू परचेज कर पाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम वो माल हमारे तक पहुँच जाएगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, जिस भी जगह पे रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया गया है उसके बाद फाइनल गुड्स को मैन्युफैक्चर किया गया है और वो फाइनल गुड्स जब कंज्यूमर तक पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंचता है? वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेसिंग रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। भाई जो बिजनेसमैन होता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है सारी एक्टिविटीज को खुद से बेयर करना। कई बार हमें क्या होता है और फंड्स की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ से लेते हैं? बैंकिंग से हम लोन लेते हैं या एडवांस लेते हैं एक तरीके से, या फिर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम मनी को बॉन्ड करते हैं, मनी को हम एक तरीके से कह सकते हैं हमसे पैसा उधार लेते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं एडवांस लेते हैं, ठीक है। Thus, banking help business activities to overcome the problem of finance. Commercial banks generally lend money by providing overdraft and cash credit facilities, loans and advances. Commercial bank क्या करता है? या तो हमें overdraft की facilities देता है, या फिर cash credit facilities देता है, या फिर हमें loan provide करता है। ये सब तरीके से ये सब बैंक हमें facilities provide करती हैं। Bank also undertake collection of checks, remittance of funds to different places and discounting of bills on behalf of traders. In foreign trade, commercial bank help exporters in collecting money from importers. कई बार जो हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, हम एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं, जब एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं तो जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्या करता है? एक्सपोर्टर से पैसा कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। कमर्शियल बैंक ऑल्सो हेल्प प्रमोटर्स ऑफ कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम दी पब्लिक। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं प्रमोटर्स को भी हेल्प करते हैं जिससे कि पैसा जो मनी है वो रेज कर सकते हैं पब्लिक से फॉर दी प्रमोशन ऑफ द कंपनी, ओके। फिर आता है इंश्योरेंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा है इंश्योरेंस क्या होता है। भाई हम लोग जितने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उस गुड्स को हम प्रोड्यूस करके कहाँ पर रख देते हैं? वेयर हाउसिंग में। वेयर हाउसिंग में हमारे पास रिस्क होती है, कई बार हमारे गुड्स में आग लग जाए या हमारे गोडाउन में आग लग जाती है या चोरी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो उस रिस्क को बेयर करने के लिए हम क्या कराते हैं? इंश्योरेंस ऑफ गुड्स करवाते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट, चोरी एंड अदर रिस्क। मटेरियल्स एंड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज।
ठीक है। एम्प्लॉइज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। भाई हमारी फैक्ट्रीज में जो एम्प्लॉइज जो काम करते हैं हमें उनका भी इंश्योरेंस कराना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है एम्प्लॉइज को फैक्ट्रीज में मशीनरी पे काम करते करते कई बार चोट लग जाती है, तो उन एम्प्लॉइज का भी कंपनी को इंश्योरेंस कराना जरूरी है। Insurance product protection in all such cases on payment of nominal premium, the amount of loss or damage and compensation for injury if can be recovered from the insurance company। भाई हम जो इंश्योरेंस कराते हैं उसके अगेंस्ट में हमको एक स्मॉल एक तरीके से हमको अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं? प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है अगेंस्ट द इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके साथ है वेयर हाउसिंग, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जहाँ पे हम हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारे गुड्स को रखा जाता है एज अ सेफ प्लेस पे, वो हमारा क्या कहलाता है? वेयर हाउसिंग। यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जितने हमें गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है उतने गुड्स को हम सप्लाई करते हैं, तब तक कि हमारा गुड्स कहाँ पे रहता है? वेयर हाउसिंग में रहता है। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट लॉस और डैमेज। Warehousing help business firm to overcome the problem of storage and facilitates the availability of goods when needed। और जब हमें गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है तब तक हम गुड्स को उसके बाद ही उसको हम ट्रांसफर करते हैं। प्राइसेस आर thereby maintained at a reasonable level through continuous supply of goods। फिर उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग। Advertising is one of the most important method of promoting and sale of product, particularly consumers goods like electronic goods, automobile, soap, detergent, etc। मतलब जब भी कोई डिटर्जेंट्स या सोप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या कोई कंज्यूमेबल गुड्स मार्केट में आता है तो पहले उसका क्या होता है? एडवर्टीजमेंट कराया जाता है, जिसके थ्रू हमें उस गुड्स को कैसे यूज करना है, उसके क्या क्या हमें प्रॉफिट मिलता है उसको यूज करने से, उसके क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चल जाता है। मोस्ट ऑफ दिस गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड इन द मार्केट बाय न्यूमरस फर्म, big or small। It is practically impossible for producers and traders to contact each and every consumer, thus for promoting sale, information about the goods and services available, their feature, price, etc must reach potential buyer। भी हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू पहले से पता चल जाता है गुड्स कौन से ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का ये गुड्स है, इसको हमें कैसे यूज करना है, इसकी पर्टिकुलर प्राइजेस क्या है और ये इसको कितने स्टार्स गिवन है, कितना ये गुड्स मार्केट में पहुंच गए, मार्केट में इसमें रन आउट कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो देयर इज अ नीड टू परsuade पोटेंशियल बायर्स अबाउट द यूजर्स क्वालिटी, प्राइसेस, कंपीटिटिव इंफॉर्मेशन about the goods and services। Advertisement helps in providing information about available goods and services and inducing customers to buy particular items। So that's all students, this lecture is finished now and remaining portion of this chapter we will discuss in the next lecture। Thank you।